अनुच्छेद 45 से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। संविधान के 86वें संशोधन 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 45 में संशोधन करके इसे शिशु देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्य हिंदी भाषा के विकास, उसकी समृद्धि, वैज्ञानिक तकनीक, शब्दावली जोड़ने का प्रयास करेगा ताकि यह भारत की अखिल भारतीय भाषा के रूप में उन्नत हो सके। अगला, बाल अधिकार के 2 उद्देश्य बताने हैं। बाल अधिकार का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनाने पर केंद्रित। इसके जो मुख्य 2 उद्देश्य हैं, तो पहला हो जाएगा बच्चों को शोषण, हिंसा और देखभाल से मुक्त जीवन प्रदान करना ताकि वे सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अगला, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की उचित व्यवस्था करना ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ रहकर विकास को आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है? तो किसको है? भारत में जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की आयु की है, आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A तथा संविधान का अधिकार अधिनियम 2009 RT के तहत लागू किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको 6 से 18 साल के बच्चे को भी ये अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक उद्देश्य को लिखिए। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम RT 2009 का मुख्य जो उद्देश्य है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य, समानता और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके, सबको शिक्षा मिल सके। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT अधिनियम वो कानून है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत पहली, निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। अगला, सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला, बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस या दान नहीं लिया जाएगा। अगला, शिक्षकों की गुणवत्ता और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है देख लेते हैं। पहला, शिक्षा में आरक्षण जैसे SC हो गया, ST, OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, जिसमें कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर कम हो, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, क्योंकि इससे क्या होता है कि पोषण, जिन बच्चों को आर्थिक समस्या होती, जो पोषण बच्चे नहीं ले पाते, उनकी व्यवस्था की जाएगी कि वो विद्यालय में आए और उनको वहाँ पे पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में जोड़ा जा सके, उन्हें शिक्षा दी जा सके। बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को बिना किसी शुल्क के, मतलब उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। पहला,
निःशुल्क का अर्थ है किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य का अर्थ है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, सबको शिक्षा मिले। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार वह मौलिक अधिकार हैं जो बच्चों को संरक्षण, विकास और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। इनमें से मुख्य हैं जैसे शिक्षा का अधिकार, जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार, संरक्षण का अधिकार जैसे बाल श्रम, शोषण से बचाव, समानता का अधिकार जैसे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके बच्चों के साथ। बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इस 4 भागों में बांटा गया है। पहला, जीवन जीने का अधिकार, बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल सके, पानी मिले, स्वास्थ्य और आश्रय प्राप्त हो सके। अगला, आर्थिक विकास, बच्चों को शिक्षा, खेल और मानसिक व शारीरिक विकास के लिए उचित संसाधन उसको उपलब्ध कराया जा सके। अगला, संरक्षण का अधिकार, बच्चों को बाल श्रम, घरेलू हिंसा, शोषण और तस्करी आदि से भी बचाया जा सके। अगला, सहभागिता का अधिकार, बच्चों को समाज और परिवार में अपने विचार रखने और निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना हो चाहिए या उनको ये अधिकार मिले। अगला, राष्ट्रीय बाल नीति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय बाल नीति 2013 भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति है जिसका उद्देश्य बच्चों को अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। बाल अधिकारों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार के संरक्षण यानी बच्चों को श्रम, शोषण, हिंसा और भेदभाव से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समुचित विकास को सुनिश्चित करना। इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, नियम लागू किए हैं जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, पॉस्को ये अधिनियम है 2012, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम ये 2009, RT। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश के संबंध में नियमों का विवरण दीजिए। पहला, प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दाखिले दिया जाएगा भले ही उन्हें पहले कभी स्कूल ना देखा हो। 25% सीटें जो होती है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए होंगी। बच्चों को विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्हें शौचालय की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की, पुस्तकें, खेलकूद आदि की व्यवस्थाएं विद्यालय में होंगी। बच्चों को किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उनके जाति, धर्म, लिंग आदि आर्थिक आधार पर उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय के विवरण पत्र के किन्हीं 2 गुणों का पर प्रकाश डालिए। पहला हो जाएगा आपका पाश्चात्य विचारधारा का समर्थन। ठीक, मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाश्चात्य शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश की जिससे भारतीय समाज में पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और विचारधारा का प्रसार हो सके। उनका मानना था कि भारतीयों की पश्चिमी शिक्षा से मानसिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। अगला, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना, जो अंग्रेजी भाषा थी उसको शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाने का समर्थन किया जिससे भारतीयों के लिए दुनिया भर में शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो सके। उन्होंने इसे एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जो भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच एक सेतु का काम कर सकती है। अगला, मैकाले के विवरण पत्र का कोई एक दीर्घकालिक प्रभाव बताइए। मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालिक प्रभाव था अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में एक नया मोड़ लिया। अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों की पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और विचारधारा से अवगत कराया जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए। इसके कारण अंग्रेजी को भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिला जो आज भी शिक्षा का एक प्रमुख माध्यम है। तो ये उसका दीर्घकालिक प्रभाव था। वुड के घोषणा पत्र के 2 कारण बताइए। पहला, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारी सहायता वुड के घोषणा पत्र का एक प्रमुख कारण।
भारतीय शिक्षा को सरकारी सहायता देना था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और इसे प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने का उद्देश्य रखा। अगला, भारतीय भाषाओं का संरक्षण। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं संस्कृति के माध्यम को बढ़ावा देना सुझाव दिया गया ताकि भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की जा सके। उन्होंने यह मानना था कि भारतीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अगला, वुड के घोषणा पत्र के किन्हीं 2 दोष बताने। पहला, अंग्रेजी शिक्षा पर अत्यधिक जोर था। वुड ने अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी जबकि भारतीय भाषाओं के लिए कम ध्यान दिया। इससे भारतीय संस्कृति और भाषाओं का महत्व घटने लगा। अगला, कार्यवाही में कमी। घोषणा पत्र में शिक्षा से सुधार की सिफारिश की गई थी, लेकिन इन सिफारिशों का व्यवहारिक कार्यान्वयन कम हुआ, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। हवाई बातें थी केवल। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल 1872 में नियुक्त किया। उनके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों को अधिक अवसर देना। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में की गई। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य का संरक्षण करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में की। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को संकलित करना और अंग्रेजी अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। पाश्चात्य साहित्य में के विषय में मैकाले के सुझाव को व्यक्त कीजिए। मैकाले ने पाश्चात्य साहित्य को भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की सिफारिश की। उनका मानना था कि पाश्चात्य साहित्य विज्ञान, गणित और दर्शन शामिल है, भारतीयों को मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा और दृष्टिकोण को विस्तृत करेगा। यह भारतीय समाज की उन्नत दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। निस्पंदन या छनन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निस्पंदन सिद्धांत, जिसे छानबीन या छनन सिद्धांत भी कहा जाता है, का अर्थ है कि शिक्षा केवल वही सामग्री शामिल की जाए जो विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद और उपयुक्त हो। जो छनन सिद्धांत था, निस्पंदन या छनन सिद्धांत था, ये आपका मैकाले ने दिया था। और मैकाले का जो मानना था कि जो शिक्षा होता है, ये अंग्रेज जो उस समय की मैनेजमेंट थी, उनका मानना था कि जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उनका मानना था कि सभी लोगों को शिक्षा उस समय देने की हालत में नहीं थे। तो मैकाले ने एक सुझाव दिया कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये केवल उच्च वर्ग के लोगों तक, अंग्रेज सरकार उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षा दे और ये छन छन के अन्य लोगों तक या निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये मैकाले निस्पंदन सिद्धांत हो गया। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत टाइप हो गया। बैटिंग की शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं? बैटिंग की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की शुरुआत की। उन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि भारतीयों का पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान से अवगत कराया जाए। उनका उद्देश्य भारतीयों को अधिक सशक्त बनाना, ब्रिटिश शासन के प्रति उनके रवैये में बदलाव लाना था। अगला, वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों पर का वर्णन कीजिए। वुड के घोषणा पत्र जो महत्वपूर्ण प्रमुख सिफारिश है, पहला, शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना, शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता बढ़ाना। अगला, भारतीय भाषाओं का संरक्षण, भारतीय भाषाओं संस्कृत के माध्यम को बढ़ावा देना। अगला, सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों का निर्माण, सरकारी सहायता से और अधिक स्कूल की स्थापना की जाए। हंटर आयोग से आप क्या समझते हैं? हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ। शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था।
इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, सरकारी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने की सिफारिश की। साथ ही इस आयोग ने शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा के कार्यों को सुधार की आवश्यकता बताई। अगला, कर्जन के माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने भारतीय शिक्षा छात्रों को पाश्चात्य विचारधारा, विज्ञान, गणित से अवगत कराने का प्रस्ताव दिया। कर्जन अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के समर्थ था और भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की। भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण लिखिए। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग 1964 से 66 के नाम से भी जाना जाता है, का एक प्रमुख गुण था कि इसमें शिक्षा प्रणाली में समग्रता पर बल दिया गया। आयोग ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करने की सिफारिश की, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। अगला, यशपाल समिति के 2 सुझाव का वर्णन कीजिए। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति 1993 में शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव, जिनमें 2 इस प्रकार है। पहला, बिना बोझ शिक्षा का बोझ कम करना। समिति ने पाया कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का अत्यधिक बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है छात्रों पर, जिससे उनकी रचनात्मकता और समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसे कम करने के लिए समिति ने पाठ्यक्रम को सरल और सारगर्भित बनाने के लिए सिफारिश की। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण में सुधार। समिति ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार की बात की, उसी आवश्यकता पर बल दिया ताकि आधुनिक शिक्षण विधियों द्वारा तकनीकों से लैस हो सके, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हम कर सकें। अगला, पाठ्यचर्या को परिभाषित। पाठ्यचर्या से तात्पर्य उन सभी पाठ्यक्रम, विषयों, गतिविधियों और अनुभवों से है जो किसी शैक्षिक संस्थान में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। ये छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया एक ढांचा होता है। आयोग ने शिक्षा के प्रसार के संबंध में क्या सुझाव दिए। कोठारी आयोग 1964 ने शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित। माध्यमिक उच्च शिक्षा का विस्तार। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्रवेश अवसर बढ़ रहा है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। अगला, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन, छात्रों में रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा में समानता, सभी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के समान अवसरों सुनिश्चित करना ताकि समाज में व्याप्त असमानताओं को कम किया जा सके। कौन सा आयोग की बात हो रही है? ये हो रही है कोठारी आयोग की बात। अगला, कार्य योजना के खंडों को संक्षेप में बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्य योजना के खंड में विभाजित किया गया। ये देखते। पहला, प्राथमिक शिक्षा, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला, महिला शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों संचालन। अगला, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, जो वंचित वर्ग हैं, विशेष शैक्षिक छात्र सुविधाएं और छात्रवृत्ति की व्यवस्था कीजिए। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का और उपकरणों का समावेशन हो। अगला, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार और उनका अद्यतन कराना, उनको प्रशिक्षित करें। ठीक, अगला देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के गुण और दोष। गुण देख लेते हैं पहले। समग्र दृष्टिकोण, आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर देखा, जिससे शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो सके। अगला, समानता पर बल, सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें, सिफारिश कीजिए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। अगला, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन, आयोग ने व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया, जिससे रोजगार बढ़ सके। इसके दोष क्या क्या रहे, दोष भी देख लेते हैं। पहला, क्रियान्वयन में कठिनाई, योजना आयोग की सिफारिशें व्यवहारिक स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। अगला, वित्तीय संसाधनों की कमी, उतना हमारे पास आर्थिक बजट नहीं था सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की कमी। ठीक, अगला, संवेदनशीलता की कमी, कुछ सिफारिशें स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील नहीं थी, जिससे
अपनाना काफ़ी कठिन था। अगला क्वेश्चन, यशपाल समिति का मूल्यांकन कीजिए। यशपाल समिति ये 1993 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना ताकि विशेषकर छात्रों को पढ़ाई बोझ को कम किया। समिति ने पाया कि अत्यधिक पाठ्यक्रम और रटने की प्रवृत्ति छात्रों को रचनात्मकता प्रभावित हो रही, जिससे समाधान के लिए समिति ने पाठ्यक्रम को सरल बनाने, शिक्षकों प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षा को आनंददायक बनाने के लिए सिफारिश की। इन सुझावों को सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार देखने को मिला। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 संशोधित शिक्षा नीति के अंतर्गत पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। अगला, बालिका शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। अगला, वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रयास किए गए। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई। अगला, शिक्षा में प्रौद्योगिक समावेश, कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी पाठ्यक्रमों को महत्व दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष बताइए। गुण पहले देख लेते हैं। शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। दोष क्या क्या है? शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संसाधनों की कमी रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाए। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा मूल तत्व क्या है? सब शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सभी के लिए अनिवार्य बनाना। अगला, समानता और गुणवत्ता, सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। अगला, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने पर बल देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं उनका संशोधन रूप 1992 में प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने पर बल, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, शिक्षा में समानता लाने के लिए योजनाएं बनाना, वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 1986 का दस्तावेज कार्य योजना का प्रारूप दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई गई, जिसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष योजनाएं, तकनीकी और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करना। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के उत्तम शिक्षक की विशेषताएं बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उत्तम शिक्षक की विशेषताएं इस प्रकार। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगला, शिक्षण में नवीन विधियों का उपयोग करने वाला होना चाहिए शिक्षक, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने वाला होना चाहिए, समावेशी शिक्षा को अपनाने वाला होना चाहिए और विद्यार्थियों की रचनात्मकता और को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक होना चाहिए। ये विशेषताएं होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। अगला, छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। अगला, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, मूल्यप्रद शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रेरित करना और उनके कौशलों का विकास करना। पाठ्यचर्या का ढांचा किस प्रकार से सहायता करता है? पाठ्यचर्या का ढांचा शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है, इसको सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। पहला, 21वीं सदी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। अगला, संवैधानिक बाध्यता, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए संविधान में बताया गया है कि शिक्षा हमारा फोकस होना चाहिए, शिक्षा पे, एजुकेशन पे।
अगला, भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप तय करने के लिए। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल साहब थे। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दूसरे अध्याय का शीर्षक था सीखना और ज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 संबंधित समस्याओं के समाधान से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया गया है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाया गया है। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के किन मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला, व्यवस्थागत सुधार। अगला, परीक्षा प्रणाली में सुधार। समावेशी शिक्षा, जीवन कौशल आधारित शिक्षा, शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के सिद्धांत बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रमुख सिद्धांत हैं: शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, शिक्षण अधिगम को रुचिकर सरल बनाना, शिक्षकों की भूमिका को मार्गदर्शक के रूप में विकसित करना, मूल्यपरक शिक्षा पर बल देना। पाठ्यचर्या की रूपरेखा संबंधी समस्याओं का समाधान बताइए। पाठ्यचर्या की रूपरेखा से जुड़ी समस्याओं के समाधान इस प्रकार किए गए हैं। पहला, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया गया है, उनका प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया गया है। अगला, भाषा आधारित जो शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, मूल्यपरक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षकों को पेशेवर दक्षता में सुधार करना। अगला, छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। अगला, सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को तैयार करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। कब की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? शुरुआत यह योजना 1987 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो चाहे फर्नीचर हो, शिक्षण सामग्री, ताकि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हो, 2 शिक्षक होने चाहिए। अगला, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस योजना से विद्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार हुआ और छात्रों की उपस्थिति एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमोस्ट का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम होगा प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1986 में। उद्देश्य था विद्यालय शिक्षकों को नई शिक्षा नीति और आधुनिक शिक्षण विधियों से अवगत कराना, ताकि वह शिक्षण के नवीनतम तरीकों का उपयोग कर सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अगला, शिक्षक के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई, जिससे छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार हुआ। अगला, सॉफ्ट, इसका पूरा नाम क्या है?
पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। इसकी शुरुआत हुई 1993 में। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वह शिक्षण में नवीनतम तकनीकों और विधियों का उपयोग कर सकें। प्रमुख बिंदु: शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, शिक्षण सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका प्रभाव: शिक्षकों के शिक्षण क्षमता में सुधार हुआ, इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? शुरुआत इसकी की गई 1994 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को कम करना। मुख्य बिंदु था: पहला, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार लाना। अगला, शिक्षा के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना। प्रभाव इसका: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और नामांकन दर में वृद्धि हुई। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई थी? शुरुआत इसकी हुई, यह मिशन 1988 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना। प्रमुख बिंदु क्या थे? साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, स्वयंसेवकों के माध्यम से साक्षरता का प्रसार। प्रभाव क्या पड़ा? साक्षरता दर में वृद्धि हुई और समाज में जागरूकता बढ़ी। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत है, यह योजना 15 अगस्त 1995 राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य विद्यालय में छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना ताकि उनकी उपस्थिति और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हो सके। प्रमुख बिंदु: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना, पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण को कम करना। इसका प्रभाव: छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है? उद्देश्य विद्यालय जाने योग्य आयु के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। और प्रमुख बिंदु: विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराना। और ये इसका जो आयु वर्ग कितना होता है? इसका होता है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। बच्चों की वृद्धि, वातावरण से परिचित करना। प्रभाव क्या होता है? बच्चों को विद्यालय में नामांकन दर में वृद्धि और उनकी प्रारंभिक शिक्षा में रुचि बढ़ी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? शुरुआत इसकी हुई, यह अभियान 1988 में केरल के एर्नाकुलम जिले में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साक्षरता का प्रसार करना। प्रमुख बिंदु क्या है? स्वयंसेवकों के माध्यम से साक्षरता का प्रसार, साक्षरता केंद्रों की स्थापना। प्रभाव: साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और समाज में जागरूकता बढ़ी। सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? सॉफ्ट स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर को प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के शिक्षकों के लिए संचालित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, शैक्षिक मनोविज्ञान और कक्षा प्रबंधन के नए तरीकों से अवगत कराना था। यह कार्यक्रम NCERT SCERT द्वारा आयोजित किया जाता था। अगला, सॉफ्ट कार्यक्रम संचालित करने के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखिए। 2 उद्देश्य क्या है इसके? सॉफ्ट कार्यक्रम के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक में नवाचार और नई शिक्षण विधियों से परिचित कराना। अगला, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई सुविधाओं का उल्लेख कीजिए।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में प्रारंभ किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। पहला, कक्षाएं। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे जो पढ़ाई के लिए उपयुक्त हों। अगला, शिक्षा। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक की नियुक्ति जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड। प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला, फर्नीचर। छात्रों और शिक्षकों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो। शौचालय। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। पेयजल। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो। शैक्षिक सामग्री, नक्शे, चार्ट, पुस्तकें आदि की क्या हो, व्यवस्था हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। आवश्यकता। पहली, असमानता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालय की सुविधाओं में असमानता थी जिसे कम करने की आवश्यकता थी। अगला, बुनियादी सुविधाओं की कमी। कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था जिससे शिक्षा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। महत्व इसका। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। बुनियादी सुविधाओं को उपलब्धता से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ। छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। सुविधाओं से सुधार में छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति में बढ़ी। बच्चे ज़्यादा आने लगे। शिक्षकों का मनोबल। उपरोक्त कार्य वातावरण में शिक्षकों का मनोबल बढ़ा। जब सारी सुविधाएं थी तो टीचर अच्छे से पढ़ा भी पा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमोस कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। प्रीमोस का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। उद्देश्य इसका क्या क्या है। पहला, नई शिक्षा नीति की जानकारी। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना। अगला, शिक्षण विधियों में सुधार। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना। अगला, शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि। शिक्षकों को पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा में नवाचार। शिक्षकों को शैक्षिक नवाचार से परिचय कराना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक प्रवृत्तियों से जोड़ना और उनकी शिक्षण क्षमता में वृद्धि करना। सॉफ्ट कार्यक्रम की प्रक्रिया का पर प्रकाश डालिए। इसका पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। प्रक्रिया क्या है। प्रशिक्षण से प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। अगला, शैक्षिक सामग्री का वितरण। आधुनिक शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अगला, कार्यशालाएं। शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। अगला, फॉलोअप। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की प्रगति की निगरानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचय कराना और उनकी शिक्षण क्षमता में वृद्धि करना था। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्रियान्वयन इसका। पहला, समुदाय की भागीदारी। स्थानीय समुदाय को योजना में शामिल करना। अगला, शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला, सुविधाओं का विकास। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। अगला, निगरानी और मूल्यांकन। कार्यक्रम की निगरानी, नियमित निगरानी और मूल्यांकन। इस प्रकार बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। इसमें सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षण विधियों और सामग्री में सुधार। अगला, लैंगिक समानता। लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा में समानता लाना। अगला, सामाजिक असमानताओं कम करना। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना। इन उद्देश्यों के माध्यम से टीपीपी ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बोर्ड परियोजना संचालित किए जाने का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुविधाओं के माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना। अगला,
छात्र नामांकन में वृद्धि, बेहतर सुविधाओं से अधिक छात्रों को आकर्षित करना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य पहला, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए कार्यक्रम। अगला, विद्यालय को आधुनिकीकरण, सुविधाएं और संसाधनों का विकास करना। विद्यालय का आधुनिकीकरण, अच्छी सुविधाएं, नई सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना। अगला, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना। संपूर्ण साक्षरता अभियान के उद्देश्य। संपूर्ण साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाना था, जिससे वह समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सके और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने, लिखने, गणना करने की आवश्यकता विकसित करना, ताकि वह दैनिक जीवन की आवश्यकता को स्वयं पूरा कर सके। अगला, महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान, महिलाओं के बीच साक्षरता दर बढ़ाना, जिससे वह स्वनिर्भर बन सके और समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अगला पॉइंट, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। साक्षरता के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला, आर्थिक सशक्तिकरण। साक्षरता के माध्यम से व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसरों के लिए सक्षम बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं। ये अभियान अपनी विशेषताओं के कारण प्रभावी सिद्ध हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समुदाय आधारित दृष्टिकोण। अभियान में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का संचालन हो सके। अगला, स्वयं सेवक आधारित पढ़ाई। अभियान में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी थी, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के माध्यम से साक्षरता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, लागत प्रभावशीलता। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अभियान को क्रियान्वित किया गया, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण। अभियान के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए नियमित मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था की, जिससे उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। अगला, क्षेत्र विशेष रणनीति। प्रत्येक क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम को अनुकूलित किया, जिससे स्थानीय चुनौतियों का समाधान संभव हो सके। NPEGEL का क्षेत्र बताइए। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां लैंगिक असमानता, लड़कियों की शिक्षा में लड़कों की शिक्षा में कमी पाई गई। अगला, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए। अगला, शैक्षिक पिछड़ापन, जहां महिलाओं साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अगला, NPEGEL के घटक बताइए। इसके जो घटक देख लेते हैं। पहला, मॉडल क्लस्टर स्कूलों की स्थापना। बालिकाओं के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक स्कूलों का विकास। अगला, शैक्षिक सामग्री का विकास। बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करना। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और बालिकाओं शिक्षा में महत्व पर प्रशिक्षित करना। अगला, सामुदायिक सहभागिता। समुदाय और माता पिता को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला, बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, शौचालय निर्माण आदि कार्य करना। अगला,
स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य बताइए। स्कूल चलो अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कर उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य पहला, सार्वभौमिक नामांकन, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना। अगला, उपस्थिति और प्रतिधारण, बच्चों को नियमित उपस्थिति और शिक्षा जारी रखना। अगला, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, सामाजिक जागरूकता, माता पिता और समुदाय को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां बताइए। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। नामांकन दर में वृद्धि, अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन हुआ। ड्रॉप आउट दर में कमी, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। अगला, बालिका शिक्षा में सुधार, लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अगला, सामुदायिक सहभागिता, समुदाय और माता पिता की शिक्षा में सहभागिता बढ़ी। अगला, ECCE के उद्देश्य बताइए। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, समग्र विकास, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में प्रोत्साहन। शैक्षिक तैयारी, बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला, पोषण और स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना। अगला, माता पिता की सहभागिता, माता पिता को बच्चों के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। NPEGEL का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। राष्ट्रीय बाल सैनिक परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसके 2 उद्देश्य हो जाएंगे। पहला, बाल श्रम का उन्मूलन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कार्य हटाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ना। अगला, पुनर्वास और शिक्षा, बाल श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालिए। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य। पहला, नए विद्यालयों के स्थान उन क्षेत्रों में जहां विद्यालय नहीं, नए विद्यालय को खोले जाएं। अगला, मौजूदा विद्यालयों की सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि प्रदान करना। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की भर्ती और उन्हें नियमित प्रशिक्षण देना। अगला, शैक्षिक सामग्री का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम का विकास। अगला, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। NPEGEL योजना द्वारा मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को दी गई सुविधाओं का उल्लेख कीजिए। इस योजना के तहत मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती। पहला, विशेष शिक्षण केंद्र, बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षण कक्षाएं, कंप्यूटर से तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना। अगला, स्वास्थ्य सुविधाएं, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की स्थापना। अगला, आवासीय सुविधाएं, दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था। अगला, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, खेलकूद, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मिड डे मील योजना का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली का उल्लेख कीजिए। क्षेत्र, मिड डे मील योजना पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में लागू है। इसका जो कार्यप्रणाली है, पहला, पोषण युक्त भोजन, विद्यालयी समय के दौरान बच्चों को पौष्टिक माध्यमिक भोजन प्रदान करना। अगला, उपस्थिति में वृद्धि, भोजन के माध्यम से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना, पोषण स्तर में सुधार करना। बाल श्रम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 14 वर्ष की आयु के बच्चों को श्रम कार्यों से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। इस परियोजना का मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला,
जिला परियोजना समिति की स्थापना जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है जो परियोजना को कार्यान्वयन की निगरानी करती है। अगला, विशेष प्रशिक्षण केंद्र 9 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा में शामिल करने से पहले ब्रिज कोर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वह समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि अद्यतन आंकड़ों की कमी, वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता। सरकार ने इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान SSS में शामिल करने की घोषणा की है। इससे इसके कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का कार्यक्षेत्र बताइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस योजना का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं। अगला, भौतिक क्षेत्र विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिला साक्षरता दर कम है और बालिकाओं शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। शैक्षिक स्तर 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने की हेतु सुझाव बताइए। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने निम्नलिखित सुझाव। पहला, शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए नियमित और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिससे वे आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित हो सके। अगला, बुनियादी ढांचे का विकास। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना। अगला, सामुदायिक सहभागिता। माता पिता समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। अगला, तकनीकी शिक्षा का समावेशन। छात्रों को आधुनिक तकनीकी से परिचय कराने के लिए कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल सामग्री का उपयोग। अगला, निगरानी और मूल्यांकन। कार्यक्रम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से आवश्यक सुधार लागू करना। मध्याह्न भोजन योजना से आप क्या समझ। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से 8 तक के 1 to 8 के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पहला, विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना। भोजन के माध्यम से बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, पोषण स्तर में सुधार। बच्चों के पौष्टिक भोजन प्रदान करके कुपोषण को कम करना। अगला, शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। पोषित भोजन बच्चों की एकाग्रता और सीखने की क्षमता में वृद्धि करना। अगला, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। मध्याह्न भोजन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला, विद्यालय नामांकन में वृद्धि। अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना। अगला, उपस्थिति और प्रतिधारण में सुधार। छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना। अगला, पोषण स्तर में सुधार। बच्चों को पोषण भोजन प्रदान करके कुपोषण को कम करना। अगला, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। सभी सामाजिक वर्ग के बच्चों को एक साथ भोजन कराकर सामाजिक एकता और समानता को प्रोत्साहित करना। यह योजना बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।